गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक प्रोडक्शन, उत्पादन। पहले तक हम लोगों ने मांग और मांग की लॉस तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए आप अपने पुरानी वीडियोस देख सकते हैं इनक्रेडिबल आश्रम के चैनल पर जाकर। आप लोगों को मैं स्पेशली बोल देता हूं, अगर कोई बीच में से जुड़े तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर वे ये रहता है कि आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करें। मेरे फर्स्ट वीडियो से आप इकोनॉमिक्स को पढ़े 12th की, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। जो अभी नए जुड़ने वाले जिनकी क्वेरीज मेरे पास आ रही है, ये उन लोगों के लिए था। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन या प्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम किसी वस्तु के अंदर या सेवा के अंदर, किसी चीज के अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने लायक शक्ति उत्पन्न करते हैं। वो कैपेबिलिटी उसमें डाल देना, वो ताकत उसमें डाल देना, वो शक्ति उसमें डाल देना कि वो हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरत को, हमारी नीड को पूरा कर सके। यही उत्पादन कहलाता है। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस of creating utility in specific product। किसी वस्तु या सेवा के अंदर यूटिलिटी, उपयोगिता, हमारी आवश्यकता, हमारी नीड को संतुष्ट करने लायक शक्ति डाल देना, वही उपयोगिता कहलाती है। एक भूमि है, एक भूमि का टुकड़ा है, उस पर हमने ईंट, पत्थर, चूना, बजरी, श्रमिकों की मेहनत से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब वो भूमि का टुकड़ा ना होकर एक घर बन गया, एक ऑफिस बन गया, यानी हमारी जो आवश्यकता की उसके अनुसार हम अब उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने उसके अंदर वो शक्ति पैदा कर दी, इन सब चीजों ने मिलकर वो शक्ति पैदा कर दी कि वो हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। तो उत्पादन यही है। उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु या सेवा के अंदर वह शक्ति उत्पन्न कर देना जिससे वह हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। यही उत्पादन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम अलग तरीके से उत्पादन की डेफिनेशन लेना चाहें तो उत्पादन की डेफिनेशन ये होगी, विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कारकों का उपयोग करके। अभी बताता हूं उत्पादन के कारक क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कारकों का उपयोग करके किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, उसे हम उत्पादन कहते हैं। जैसे फर्नीचर बना दिया, मार्कर बना दिया, बोर्ड बना दिया, कपड़े बना दिए, खाने पीने की चीजें बना दी। तो ये सब भौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकल कमोडिटी। इनसे हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो ये हमारे लिए उत्पादन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन फैक्टर। उत्पादन के कारक का मतलब है जिनसे किसी वस्तु का उत्पादन संभव हो पाता है, जिनसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, उसको हम उत्पादन के कारक बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में, 4 भागों में बांट दिया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले नाम लिया गया उन्होंने लैंड, भूमि का। भूमि, बिल्डिंग, ये सभी इसके अंदर आता है। दुकान, मकान, ठीक है, ये उत्पादन का कारक होता है। बदले में इससे क्या मिलता है? रेंट मिलता है, किराया मिलता है, प्रॉफिट के रूप में, अर्निंग के रूप में, इनकम के रूप में किराया प्राप्त होता है। दूसरा होता है लेबर। लेबर के अंदर सभी आ गए, मैनेजरियल लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति भी, मजदूर भी, सुपरवाइजर भी, सभी लोग इसके अंदर आ गए। तो लेबर भी उत्पादन का कारक होती है। तो लेबर को इनकम के रूप में मिलती है वेजेस यानी कि मजदूरी। नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी, धन। पैसे के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पाता। तो कैपिटल, पूंजी, धन, वित्त को, फाइनेंस को, उसके बदले हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और इन सब चीजों को जोड़कर रखने का जो काम करता है वह व्यक्ति, वह एंटरप्रेन्योर, वह साहसी, वह जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, उसको हम उद्यम वृत्ति या एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति ने इतनी काबिलियत या यूं कहें जिस व्यक्ति ने इतनी रिस्क उठाई कि अपना पैसा लगाया, या लोगों का पैसा लगाया, श्रमिक लगाए, वेजेस लगाए, भूमि किराए पर लिया, फिर खुद की लगाई, इन सब चीजों को जोड़ जुड़ाकर इतनी रिस्क, हायर रिस्क अपने पास में ली, तो बदले में उसे क्या मिला?
बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है। ये सब चीज वो करता है, वो किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में ये 4 उत्पादन के कारक हैं जिनके सहयोग से किसी भौतिक वस्तु का निर्माण हो पाता है, जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, वही उत्पादन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे मैं आपको 2 मार्केट के फॉर्म्स के बारे में बता देना चाहता हूं। आगे हमारा एक बड़ा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी बाजार की संरचना, लेकिन उसमें से 2 मार्केट ऐसे हैं जो अब आने वाले चैप्टर्स में यानी इंट्रोडक्शन में और अगले आने वाले चैप्टर कॉस्ट में भी वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे और हमें जानना उसके बारे में बहुत जरूरी है। अगर हम उन दोनों डेफिनेशंस के बारे में नहीं जानते तो पॉसिबल नहीं है। वो 2 फॉर्म्स हैं, एक तो है शॉर्ट रन मार्केट, शॉर्ट रन मार्केट यानी कि अल्पकालीन बाजार। दूसरा होता है लॉन्ग रन मार्केट यानी कि दीर्घकालीन बाजार। बाजार के बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, वापस रिपीट कर देता हूं चैप्टर्स में, लेकिन अभी हमारे काम के केवल 2 ही हैं, इस वजह से मैं आपको केवल इन दोनों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में ये बता दूं, यहां पर ये जो बांटा गया है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, जो नाम से ही पता चल रहा है अल्पकालीन कम समय अवधि का होगा, दीर्घकालीन लंबी समय अवधि का होगा। इसमें कोई समय अवधि का जो क्लॉज है वो फिक्स नहीं है कि 6 महीने का ही अल्पकालीन माना जाएगा, कि 1 महीने का माना जाएगा, 1 साल का माना जाएगा, कि 5 साल का दीर्घकालीन माना जाएगा या 50 साल का दीर्घ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिवाइडेशन किसके आधार पर हुआ? डिवाइडेशन हुआ उत्पादन के कारकों के आधार पर। चलिए डेफिनेशन बोलता हूं पहले मैं अल्पकालीन बाजार की। अल्पकालीन बाजार कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर 4 उत्पादन के कारक हैं। अल्पकालीन बाजार में क्या होता है? कोई भी 3 तो फिक्स होते हैं और 1 वेरिएबल होता है, यानी बाकी सभी उत्पादन के कारक तो स्थिर होते हैं, कोई एक परिवर्तनशील कारक होता है। तो अल्पकालीन बाजार कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं परंतु एक उत्पादन का कारक परिवर्तनशील होता है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, उद्योगपति जो है, रिस्क उठाने वाला वह जो व्यक्ति है, वो इस लायक ही होता है कि एक बार में एक समय पर एक ही कारक में परिवर्तन कर सके। वो इसी लायक होता है, इससे ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती। इस कारणवश क्या होता है? मांग की तुलना में पूर्ति एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही पॉसिबल हो सकती है। दूसरी तरफ दीर्घकालीन बाजार लंबी समय अवधि का बाजार होता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। ऑल प्रोडक्शन फैक्टर्स आर वेरिएबल। उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति संभव है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेन आधार तो क्या है इन दोनों मार्केट का, जो मेन बेस है वो क्या है? इसमें यानी कि अल्पकालीन बाजार में तो एक उत्पादन का कारक परिवर्तनशील होता है, बाकी सब स्थिर होते हैं, और यहाँ पर सभी उत्पादन के कारक परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर केवल एक परिवर्तनशील होता है, यहाँ पर सभी उत्पादन के कारक परिवर्तनशील होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ठेला लगाता है, एक व्यक्ति फल का ठेला लगाता है कहीं किसी दूसरे गांव में जाकर, अकेला व्यक्ति है, उसके परिवार में 2-4 लोग हैं, वो अपना काम करता रहता है। कोई एक अच्छा सीजन का दिन आया, किसी त्योहार वगैरह का दिन आया जिसमें फ्रूट्स वगैरह की बिक्री ज्यादा हो जाती है, ठीक है, कोई भी ऐसे जैसे ग्यारस वगैरह का हम ले सकते हैं, उपवास है किसी का, तो ऐसे सिचुएशन में उसको पता नहीं था कि आज उसकी डिमांड ज्यादा है, वो तो नॉर्मली जितने फल ले जाता था अपने ठेले पर उतने ही ले गया। डेली उसके जो फल थे शाम को 5-6 बजे तक बिक जाते थे, वो अपना जो भी करना होता था वो सब करके घर वापसी हो जाता था थोड़ी बहुत कमाई करके। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसके जो फल है 11 बजे ही खत्म हो जाते हैं। अब वो केवल एक उत्पादन के कारक में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए उसने ये करा कि उसने लेबर चेंज कर ली,
उसने और अपने काम करने वाले बच्चे को बुला लिया, ठीक है ना, तो और माल लिया। तो जब तक वह इस कैपेबल है कि किसी एक उत्पादन के कारक में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन एक में ही कर सकता है। अकेला आदमी एडिशनल आदमी आकर कितना काम करेगा, इसकी भी एक लिमिट होती है। जबकि दीर्घकालीन बाजार में क्या होता है, जब मन चाहे, जैसे चाहे, जिसमें परिवर्तन कर सकता है। पूंजी चाहिए, लगा दी, मजदूर चाहिए, ले आया, और भूमि वगैरह चाहिए या फिर बिल्डिंग वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट वो एट ए टाइम पूरी हो जाती है। इस वजह से मांग की तुलना में पूर्ति दीर्घकालीन बाजार में संभव हो पाती है, अल्पकालीन बाजार में यह संभव नहीं है। तो अल्पकालीन बाजार कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं, केवल एक परिवर्तनशील कारक होता है जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति एक सीमा तक ही हो सकती है। दीर्घकालीन बाजार लंबी समय अवधि का बाजार होता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति संभव है। Short term market is a short time period market in which some production factors are fixed while some are variable. It means one production factor are variable. Due to this, producer can make supply according to consumer's demand till a limit. While in long run market, all production factors are variable. It is a long time period market in which all production factors are variable. Because of this, producer can make supply according to consumers demand as he wants. जैसे भी वो चाहता है वैसे वो सप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बात को लेकर कि उत्पादन की अवधारणाएं। जैसे कि हमने उपयोगिता में पढ़ा कि उपयोगिता की अवधारणा होती है कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। वैसे ही उत्पादन की भी तीन अवधारणाएं होंगी। उत्पादन की वो तीन कौन कौन सी अवधारणाएं होंगी, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो उत्पादन की अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला है टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन। दूसरा होता है सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। तीसरा होता है औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। इस तरीके से तीन देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को, जैसे कि हमने उपयोगिता में पढ़ा था, उपयोगिता में हमने एक नियम पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। वैसे ही इसमें अब हम एक नियम पढ़ लेंगे। वो नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पादन, ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम। ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम। जैसे कि वहां था, नाम से ही पता चल रहा है घटेगा, वैसे इसका भी है। ये ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम क्या है कि अल्पकालीन समय अवधि बाजार में, हम अल्पकालीन को डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि माइक्रो में सेटल्स पारेबस हमसे ये कहता है कि एक प्रोडक्शन फैक्टर में चेंज करो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो। तो आप चाहो तो अल्पकाल शब्द का उपयोग करो वरना मत करो। मार्केट के अंदर जैसे जैसे किसी एक उत्पादन के कारक में हम परिवर्तन करते जाते हैं, जिसकी एक न्यून क्वांटिटी होती है, दूसरे वाले की बहुत सारी क्वांटिटी होती है। जैसे कि मशीन्स तो हमारे पास बहुत सारी है लेकिन मजदूर काम करने वाले कम है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके मजदूर बढ़ाना शुरू करा। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि हमारे पास मजदूर नहीं थे, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ा।
लेकिन एक लिमिट तक ही जाकर बढ़ता है, उसके बाद मजदूर बहुत सारे हो गए, मशीन इतनी है नहीं, फिर भी हम पागलों की तरह मजदूर बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब बढ़ाए जा रहे हैं, तो एमपी घटने लग जाता है। यही आसमान सीमांत उपयोगिता नियम है कि जैसे जैसे उत्पादन के कारक में परिवर्तन करते जाते हैं अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए, वैसे वैसे प्रारंभ में उत्पादन यानी कि सीमांत उत्पादन बढ़ता है, परंतु एक सीमा के बाद, एक पॉइंट के बाद जब हम अपने परिवर्तनशील कारक में परिवर्तन जो चेंज कर रहे थे पहले, उस चेंज को नहीं रोकते हैं, बंद नहीं करते, तो उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि उस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डेक्लाइन होने लगता है, यानी सिंपली वे में कहूं तो बिजनेस में लॉस होने लगता है। मशीन्स तो 100 थी, मजदूर एक भी नहीं था। हम लेकर चलते हैं कि हमें एक मशीन पर 2 मजदूर की आवश्यकता है, तो 200 तक तो अच्छा था, एक एक करके हमने मजदूरों को बढ़ाया, 1 2 3 4 5 199 108 200, वहां तक तो हमारा क्या नाम है उत्पादन बढ़ गया, लेकिन हमारे दिमाग में तो पागलपन है, यानी इस पॉइंट तक तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने तो क्या किया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हम तो और मजदूर बढ़ा रहे हैं 300 400 500, तो अब प्रॉफिट नहीं होगा, अब यानी कि उत्पादन बढ़ेगा नहीं, अब उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटने का मतलब है उसे प्रोड्यूसर को लॉस होने लग जाएगा, नुकसान होने लग जाएगा, तो नुकसान होने के कारण वह क्या करता है, एमपी डेक्लाइन होने लग जाता है। इस वजह से एमपी का जो शेप बनेगा, सीमांत उत्पाद वक्र की जो आकृति बनेगी, वो अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होगी। चलिए, एमपी इस आधार पर होता है, तो ऐसे ही इसी के बेसिस पर ये बाकी के तैयार हो जाते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी वेरिएबल फैक्टर ले लेना है। मान लीजिए उस परिवर्तनशील कारक को मैंने नाम दे दिया लेबर, यानी कि वेजेस। वेजेस को मैं एक एक करके बढ़ा रहा हूं। एमपी, जैसे कि मैंने अभी अभी आसमान सीमांत उत्पादन नियम की बात करी। आसमान सीमांत उत्पादन नियम क्या होता है, प्रारंभ में जब किसी एक परिवर्तनशील कारक की इकाइयां हमारे पास बहुत कम होती है, तो प्रारंभ में तो उत्पादन तेजी से बढ़ता है, 10 15 20 और 25 ले लो, उत्पादन तेजी से बढ़ा, पहले 10 ही बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, तो एकदम से 25 बढ़ा, लेकिन एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ने की जो दर होती है वो घटने लग जाती है, यानी कि उत्पादन घटने लग जाता है। अब केवल 19 ही बढ़ा, अब केवल 9 ही बढ़ा, अब केवल 2 ही बढ़ा, अब केवल 1 ही बढ़ा, अब बढ़ा ही नहीं, उत्पादन बढ़ा ही नहीं, कतई बिल्कुल जीरो वाली सिचुएशन आ गई। और फिर भी अगर उसके दिमाग में पागलपन है, क्या सा पागलपन कि इस वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज करते जाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन आएगी, उसे लॉस और माइनस में होने लग जाएगा, उसे बहुत विकट लॉस तो उसको यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी वो इस लॉस को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत कम बढ़ रहा था, उसका खर्चा ज्यादा था, प्रोडक्शन कम बढ़ रहा था, फिर भी वो इग्नोर कर रहा था, चलन दो। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद तो लिमिट क्रॉस हो गई, उसको लॉस पूरी तरीके से नजर आने लग गया। तो एमपी क्या होता है, एमपी जैसे कि टीयू था, एमयू था, सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर जो उपभोक्ता को अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, तो वो भी यही होगा। एक अतिरिक्त परिवर्तनशील कारक का उपयोग करने पर जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज करने पर जो एडिशनल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, अतिरिक्त उत्पादन देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई का अतिरिक्त परिवर्तनशील उत्पादन के कारक का उपयोग किया, वेरिएबल प्रोडक्शन फैक्टर 1 एक्स्ट्रा यूनिट का हमने कंजप्शन किया, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा को प्रोडक्शन में चेंज हुआ है ना, जो अतिरिक्त उत्पादन में जाकर चेंज हुआ है, उसे ही हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। पहले से 10 मिला, दूसरा एडिशनल ऐड करा तो कितना ऐड हो गया, 15, तो टोटल क्या हुआ इसका कि भाई 1 से 10
दोनों से मिलाकर 25, सेकंड वाले से 15, फर्स्ट वाले से 10, तो दोनों से मिलाकर 25, थर्ड वाले से 25, तो तीनों से मिलाकर 50, फोर्थ वाले से एक्स्ट्रा, केवल एक फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि एमपी तो एक सिंगल यूनिट के बारे में बताती है, तो फोर्थ वाले से 19, तो चारों से मिलाकर कितना हो गया 69, और फिफ्थ वाले से 9 मिला एक्स्ट्रा, तो पांचों से मिलाकर कितना हो गया 78, फिर छठे से केवल 2 मिला है तो सभी 6, टोटली 1 2 3 4 5 6, यहां तक टोटल कितना हो गया, यहां तक टोटल 80 हो गया। सातवें से कितना मिला एक्स्ट्रा में, 1 मिला तो टोटल हो गया 81, आठवें से कुछ नहीं मिला तो टोटल सेम ही रहा, नौवें से घट कर गया तो ये 80 पहुंच गया। तो इसी के साथ साथ टीपी की भी, टोटल प्रोडक्शन की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि टोटल प्रोडक्शन क्या है, सभी प्रकार के उत्पादन के कारकों का उपयोग करने पर जो कुल मिलाकर हमें उत्पादन प्राप्त होता है, सभी उत्पादन के कारकों का उपयोग किया तो उनकी वजह से हमें जो कुल मिलाकर संपूर्ण उत्पादन जो देखने को मिल गया उसे हम लोग कुल उत्पादन कहते हैं, या फिर यूं कहें तो सिग्मा एमपी। यदि एमपी को जोड़ते जाएंगे जैसे कि फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वे में जोड़ते जाओगे तो हमें टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमें एवरेज प्रोडक्शन लेना है तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, यानी कि कुल उत्पादन में जब परिवर्तनशील कारक का जब हम भाग देंगे, यानी कि ये रहा कुल उत्पादन, ये रहा परिवर्तनशील कारक, तो जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। 10 में 1 का भाग दिया 10 आया, 25 में 2 का भाग दिया 12.5 आया, 50 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाता है 16.66, 69 में 4 का डिवाइड दिया तो हमारे पास आ जाता है 7.25, 78 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाता है 5, 6, 15.6, यदि 80 में 6 का भाग दिया तो 6, 3, 0, 15, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सॉरी गलती हो गई, 2 0 होता है तो 2 0 13.33। नेक्स्ट होता है 81 में जब 7 का भाग दिया तो हमारे पास 11 पॉइंट हमारे पास बैठता है 4, 4 0 40, 7 5 35, 11.5। अगर 81 में दिया तो 10.1 आता है हमारे पास, 01 आता है। 80 में 9 का भाग दिया तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास औसत हो गया, ठीक है। फिर तीनों कॉन्सेप्ट हमारे पास उत्पादन की अवधारणा होती है, कुल उत्पादन, सभी परिवर्तनशील कारकों का उपयोग करने पर जो हमें कुल मिलाकर उत्पादन की इकाइयां प्राप्त होती है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन, एक अतिरिक्त परिवर्तनशील कारक का उपयोग करने पर जो अतिरिक्त एडिशनल हमें उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन, कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील कारकों का वेरिएबल फैक्टर कर जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास औसत उत्पादन आ जाता है। आप लोगों का एक काम रहेगा, उसके बाद हम लोग इनके डायग्राम्स के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों की एक ड्यूटी ये रहेगी, जैसे आपने 11th क्लास में सीखा था, आप एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर आपको क्या लेना है, ये एयर यानी कि लेवल ले लेना है। आपको 3 डायग्राम बनाने। पहला डायग्राम तो आपको बनाना है टीपी का, टोटल प्रोडक्शन, दूसरा एमपी का, तीसरा एपी का। तीनों की कंडीशन में आपको क्या करना है कि x y, आप जो 11th क्लास में या फिर अब तक जो आप स्केल लेकर यूज में लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी देते हुए आपको 1 2 3 4 यहाँ पर तो आ जाएगा वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक आपकी में लेबर है तो लेबर। फिर यहाँ पर कुल उत्पादन ले रहे हो तो कुल उत्पादन,
औसत ले रहे हो तो औसत, सीमांत ले रहे हो तो सीमांत लिख दोगे और उसके आधार पर आप चाहो तो 10-10 का 5-5 का गैप लेते हुए 1-1 सेंटीमीटर, फिर डॉट्स के आधार पर आपको कर्व बनाने। योर होमवर्क क्या है, आपको ये सारा वीडियोस तो देखना ही देखना है, प्लस आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले इसके कर्व बनाकर मुझे सेंड करने, मुझे बताना है कि आप लोगों ने इन तीनों के कर्व बना लिए हैं। इन कर्व बनाने का उद्देश्य मैं आपको कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। कर्व आपके बन जाने चाहिए। तो आज हमने प्रोडक्शन की शुरुआत की है। प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हुए या फिर बहुत सारे उत्पादन के कारकों का उपयोग करते हुए किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना जो उसकी हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, उसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम वृत्ति। ठीक है, उसके बाद आता है हासमान सीमांत उत्पादन नियम। हासमान सीमांत उत्पादन नियम में कहता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन के कारकों में वृद्धि करते जाते हैं तो एक समय के बाद सीमांत उत्पादन घटने लगता है, जिसके कारण सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होती है। इसी को हम हासमान सीमांत उत्पादन नियम बोलते हैं। नेक्स्ट, कुल उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। कुल उत्पादन समस्त उत्पादन के कारकों का उपयोग करके जो एक उत्पादक को संपूर्ण उत्पादन देखने को मिलता है, कुल उत्पादन देखने को मिलता है, उसे कुल उत्पादन या फिर यूं कहें सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एक अतिरिक्त परिवर्तनशील कारक का उपयोग करने पर जो अतिरिक्त उत्पादन देखने को मिलता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। और औसत उत्पादन, कुल उत्पादन में परिवर्तनशील कारकों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। तो ये इसके अंदर हमारे सामने होता है। तो आप लोगों को ये डायग्राम्स, ये कर्व्स कंप्लीट करके देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।